नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। जल्दी से करते हैं आप खबरों की शुरुआत। बात अयोध्या की। अयोध्या में छात्र नेता कॉलेज की छत पर चढ़े। छात्र संघ के चुनाव की कर रहे मांग। छत से कूदने की दे रही है धमकी। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी। अति गैंग के हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई की जा रही है। बिना नक्शे के पास किए गए घर को गिराया जा रहा है। बिजनौर में लापता बच्ची को पुलिस ने किया बरामद। ई रिक्शा से गायब हुई थी बच्ची। आगरा में बैंक से हुआ लूटकांड मामले में सीसीटीवी फुटेज आया वायरल। लूट के बाद भागते हुए बदमाश रास्ते में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। फिरोजाबाद के शंकरपुर गांव में बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। जेई समेत 5 लोग घायल। बिजली चोरी की चेकिंग करने गई थी टीम। मेरठ में अवैध रूप से चल रही हथियार फैक्ट्री का खुलासा। एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर मौके से 2 आरोपियों को पकड़ा। गोंडा में डूडा का फर्जी परियोजना अधिकारी बनकर एक व्यक्ति ने कई लोगों से लाखों की लूट की। डीएम और मुख्य विकास अधिकारी के नकली हस्ताक्षर कर किया फर्जीवाड़ा। प्रयागराज में अगवा दुल्हन बरामद। क्राइम ब्रांच ने प्रतापगढ़ से किया बरामद। ससुराल जाते वक्त नवविवाहिता हुई थी अगवा। लखनऊ के चिन्हट में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। 3 शेड के बने गोदाम में चल रहा था सालों से कारोबार। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में ट्रक में अचानक आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सहारनपुर से प्याज लेकर देहरादून पहुंचा था ट्रक। प्रतापगढ़ में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। सेक्स रैकेट संचालिका समेत 3 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा ठंड का प्रकोप। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से जारी रहेगा सर्दी का सतब। बरेली में कड़ाके की ठंड पर किसी भी चौराहे पर नहीं है अलाव की व्यवस्था। बेसहारा लोग खुद लकड़ी बीनकर जला रहे हैं आग। गाजियाबाद में पिछले 4 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड। लोग ठंड से खुद को बचाने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। मेरठ में सर्दी ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। शिमला से भी ठंडा हुआ मेरठ। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान 2 दिन बाद बनेंगे कोहरे के हालात। आधी रात में ठंड के बीच सीतापुर में डीएम विशाल भारद्वाज सड़कों पर निकले। डीएम ने गरीबों का हालचाल जाना, निरीक्षण किया। शहर में अलाव और रेन बसेरों का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर भी असर पड़ रहा है। शीतलहर की चपेट में ऋषिकेश समेत कई इलाके। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार थमी। प्रयागराज में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बर्फीली हवाओं के बीच लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ठंड की वजह से सड़कों पर भीड़ भाड़ बेहद कम। कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों को भूतपूर्व सैनिकों ने कंबल बांटे। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 हफ्ते से भी अधिक दिनों से किसान बैठे हैं धरने पर। पीलीभीत में ट्रक और कार की भिड़ंत। कार सवार 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार के कहर से होते हादसों को रोकने के लिए कवायद शुरू। ओवर स्पीडिंग करने वालों का काटा जा रहा चालान। पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही। लव जिहाद कानून पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। 4 जनवरी तक कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। मऊ में प्रधानपति की हत्या। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने लगाया जाम। हत्या के पीछे बताई जा रही पुरानी रंजिश। लखीमपुर खीरी में कड़ाके की ठंड। शहर के हीरालाल धर्मशाला के पास बने ओवरब्रिज के नीचे रैन बसेरा बनाया गया। अच्छा किया कि बुरा किया, और जोर से अच्छा किया कि बुरा किया। किसान कानून लागू होने चाहिए कि नहीं? तो आइए मेरे साथ बोलिए, मोदी जी आगे। तो हम आपको सीधी तस्वीरें
दिखा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी एमपी के किसानों के साथ वार्ता करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है। इसमें कई नगर पंचायतों के किसान शामिल हो रहे हैं और ये कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान को, जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि किस तरह से कृषि जो कानून है वो किसानों के लिए लाभदायक है, आज इसी पर मोदी जी अपनी बात रखेंगे और किसानों की बात भी सुनेंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एमपी से वर्चुअली जुड़े हैं प्रधानमंत्री और बहुत सारे ऐसे नगर पंचायत हैं जहां के किसानों से जुड़ने वाले हैं। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद है, तमाम किसान भी वहां पर मौजूद हैं और किसानों से जो कृषि बिल है उसको लेकर जो भी स्थिति बनी हुई है, जो सरकार की मंशा है, आज प्रधानमंत्री सीधे संवाद किसानों के साथ करने वाले हैं। 23,000 ग्राम पंचायतों के साथ प्रधानमंत्री का सीधा संपर्क वर्चुअल होगा। नमस्कार। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मेहनती किसान भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से किसान साथी एकत्र हुए हैं। रायसेन में एक साथ इतने किसान आए हैं। डिजिटल तरीके से भी हजारों किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में ये आधुनिक व्यवस्था बनाई है, उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है और उसमें हमारे देश के युवा टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भी कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले,
लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां, अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। मैं देश के व्यापारी जगत को, उद्योग जगत से भी आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी आगे आना चाहिए। सारा काम किसानों के सर पे मढ़ देना, ये कितना उचित है? हो सकता है आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गांव का भला होगा। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे,
वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग
स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं, उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते। जितने पैसे ये भेजने की बात कर रहे हैं, उतने पैसे किसान। तो प्रधानमंत्री मोदी सीधे संवाद कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कृषि बिल है वो कितना लाभदायक है, और विपक्ष इस पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।